Hello, welcome to Netizen Foundation Academy. I'm Yogesh Agarwal. Today we will start a new chapter in physics, that is force and pressure. This is the chapter in physics, force and pressure. स्टूडेंट्स, ये जो क्लास 8th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है बिकॉज आईआईटी या नीट इसका अगर फाउंडेशन क्लास देखें, फाउंडेशन, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या जो कुछ भी हम कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं इवन, तो ये सब एक बेस की तरह काम करते हैं। इसके लिए जो कुछ आप यहाँ से आज सीखोगे या इसके आगे जो कुछ सीखोगे, 8th क्लास में पूरे में आप जो भी सब्जेक्ट में सीखोगे, वो सब आपको आगे तक लेके जाएगा, 9th 10th 11th 12th। इसलिए आपकी पूरे कंसंट्रेशन इधर चाहिए जिससे कि आप अच्छे से अच्छा सीख सकें। चलिए देखते हैं फोर्स एंड प्रेशर, देखते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सपोज कहीं पे रखा हुआ है, हमने किसी जगह पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये किसी टेबल पर रखा हुआ है, ऐसा समझो ये टेबल है और ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में है, रेस्ट। अब मैं इसको अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक धकेलना चाहता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैंने यहाँ पे इसके फोर्स लगा दिया, फोर्स, ये फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ तक आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से इसे हम पुश कहते हैं, पुश, पुश किया। और या तो हम इसे पुल भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से उसको पुल किया तो भी ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो हम पुश करें या फिर पुल करें, कुछ तो हमें करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो जो कुछ हमने इसके ऊपर किया, पुश और पुल, जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंजेस, देन दीज पुश एंड पुल आर कॉल्ड एज फोर्स। जो कुछ हम पढ़ना चाहते हैं, फोर्स। दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं अपन, देखो ये कोई टेबल है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मूव कर रहा है। अब ये रखा हुआ नहीं है बल्कि मूव कर रहा है, किसी वजह से ये मूव कर रहा है। अब इसको मूव करवा चलते चलते यहाँ तक आ गया, मुझे इसको रोकना है, तो मैं एक यहाँ से कोई पुश लगाऊंगा उसको ऊपर, पुश। ये आ रहा था इधर, मैं उसको रोक दिया एक पुश लगा के। या फिर ये यहाँ मूव कर रहा था, मैं उसको यहाँ की इस तरफ पुल करने लगा। तो पुश पुल करने से ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो सकता है, stop. Due to push pull it may be stopped, due to push pull it may be moved, you can say whatever, what पोजीशन तो चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई मतलब या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में आ गया, पोजीशन चेंज्ड, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। या फिर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था और हमने उस पर पुश या पुल लगा के उसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप, रेस्ट, तो भी पोजीशन चेंज हुई। तो whether we are applying push or pull, the position of the object changes either from stop to motion या rest to motion or motion to rest. That phenomena which can make the object change in position is called force. तो फोर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फोर्स क्या है, इट इज ए पुश और पुल, it is a push or pull due to which
an object changes its position, changes its position. It is a push or pull due to which an object changes its position. Full stop. This push or pull is called as, this push or pull is called force, is called force. और आप ऐसा एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इनिशियली ये रेस्ट में है, हमने इसके ऊपर पुल लगाया, ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहाँ आके रुक गया, यहाँ तक आ गया, तो क्या कहेंगे, रेस्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव करने लगा, तो फिर दिस पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। अगर पुश करते तो भी यही हो जाता। नोट कर लीजिए। देखिए, आपको इस क्लास में ना वीडियो देखते हुए ही अपने हाथ में, अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन लेना चाहिए, नोटबुक लेनी चाहिए, और जो कुछ बताया जाए उसको ठीक से लिखना चाहिए। अगर यहाँ फास्ट जा रहा हो तो आप उसको स्टॉप करके, यानी उसको पॉज करके पहले नोट कर लेना, बाद में फिर आगे जाने, फिर से आप वीडियो को प्ले कर सकते हो, राइट। तो मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग ऑन योर नोटबुक ऑल्सो। जो मैं कहता हूँ नोट कर लो, उसको नोट कर लीजिए, राइट। ओके, इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल, if we apply pedals, then our bicycle starts moving. So pedaling the cycle is a force application. तो पैडलिंग जो साइकिल की हम कर रहे हैं वो एक तरीके से फोर्स लगाने की बात हो गई, फोर्स हो गया। पैडल लगाना, पैडल मारना साइकिल में, ये एक प्रकार का फोर्स लगाना हो गया। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी में हम ले सकते हैं कि हमारी साइकिल मूव कर रही है, लेकिन हम उस साइकिल को सपोज स्टॉप करना चाहते हैं। साइकिल मूव कर रही है लेकिन हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं। टू स्टॉप द साइकिल, द बाइसिकल, वी अप्लाई ब्रेक्स, किसी भी बाइसिकल को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग ब्रेक इज वन टाइप ऑफ फोर्स, इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स। तो हम हर तरीके से अगर ध्यान दें तो अपने लाइफ में जो कुछ भी वर्क करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। इवन हम वॉकिंग ऑन द रोड, हम चलते हैं ना रोड पे, तो भी हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपने पैरों से। देखिए इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं पैरों से, आगे चलना है। हम कोई रोड पर अगर सपोज ग्राउंड पे कोई बॉल पड़ी है, बॉल उसको उठाना चाहते हैं तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे थी, उसको मूव करवा रहे हैं ऊपर लाके। क्रिकेट खेलते हो तो अब बैटिंग करते समय आपको फोर मारना है या फिर कोई शॉट मारना है, तो शॉट मारना बोले तो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द हेल्प ऑफ ए बैट। बैट से आप फोर्स लगा रहे हो बॉल को। तो इस दुनिया में हर जगह पर फोर्स का एप्लीकेशन आपको दिखेगा, राइट। नोट कर लीजिए। अब ये जो फोर्स है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख सकते हैं। जैसे ये फोर्स है, तो फोर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए मैं ये बोल, कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है टेबल पे,
और आपका अगर कोई कोई टीचर है, उसने आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है टेबल पे, और आपसे कहा इस पर फोर्स लगाइए, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाइए, तो आप कैसे फोर्स लगाओगे? तो आप ऑब्वियसली एक जो टीचर ने आपसे कहा है, तो टीचर से पूछोगे ना, सर किस डायरेक्शन में लगाऊं फोर्स? क्या मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो इधर आएगा ऑब्जेक्ट, अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, तो क्या करूं, किधर फोर्स लगाऊं? मतलब यू नीड टू नो द डायरेक्शन, और कितना फोर्स लगाऊं ये भी है ना। सपोज कोई आपको कहता है मेरी साइकिल चलाना हूं मैं, तो जरा फोर्स लगाना, मेरी साइकिल को पुश करना, तो आप कितने फोर्स से पुश करोगे? क्या इतनी जोर से पुश करोगे कि वो गिर जाए, या फिर बहुत ही हल्के से आप हल्लू से बस पुश कर दिया जिससे कि उसकी साइकिल चल ही ना पाए? तो मतलब फोर्स ना, जब भी हम किसी फोर्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो एक तो अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाना है, एंड ऑल्सो वी नीड ए डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो वी नीड टू थिंग्स टू डिस्क्राइब ए फोर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब ए फोर्स। Number one, amount of force, and number two, direction of force. तो हमें दो चीजें चाहिए, अमाउंट ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आपको ये शायद आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ाई होगा कि अगर किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजें पता हो, मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन, तो फिर ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं, हेंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कोई अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कह सकते हो द क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड as well as direction the quantity which needs magnitude as well as direction is called vector quantity। तो फोर्स ना वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। नोट करिए। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए फिजिक्स में ना हर क्वांटिटी को दो यूनिट से रिप्रेजेंट करना चाहिए कम से कम, एक एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट, और उस एक दूसरे में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए आपको। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो लिखेंगे पहले, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मीटर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप आगे पढ़ोगे ये कैसे आई, ये वाला यूनिट कैसे पता चला हमें, तो इसके लिए न्यूटन्स का लॉ होता है एफ इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसका मतलब क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप ये दोनों भी चीजें शायद ठीक से नहीं जानते, इसके लिए आपको नहीं पता चलेगा। मास
का यूनिट हो गया मीटर, सॉरी किलोग्राम, केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ये सब मिलके हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी बात को एज फोर्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय ए साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन, hence the unit of force is also known as न्यूटन, ब्रैकेट में कैपिटल एन, ये भी इसका यूनिट माना जाता है। तो हेंस जो आपने अभी यूनिट देखा था ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन एन, ये भी कह सकते हैं आप इसको। अब एक्चुअली क्या है, क्लास 8 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ना ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये नहीं पता होता, इसकी वजह से वो ये नहीं जान पाते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके लिए क्लास 8 में ये ना पढ़ा के कई बार हम ऐसा लिख देते हैं सिर्फ, और न्यूटन, ये एन क्या है, न्यूटन, राइट, नोट कर लीजिए। तो आप ऐसा समझो ना थोड़े से समय के लिए कि यूनिट ऑफ फोर्स मतलब ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन, और कोई ज़्यादा जानना चाहता है तो उसको आप कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे एक्चुअली, और अगर समय जैसे मिलेगा तो हम इसको आपको 8th क्लास में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं चीज़ें। तो फिलहाल आप समझो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, राइट। और वो भी कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट हो गया ये, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। अब सीजीएस यूनिट पढ़ते हैं इसका। तो देखो आपके पास क्या है यूनिट फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो केजी जो है उसका ऐसा यूनिट पता है आपको क्या होता है, केजी का, ये किलोग्राम है, इसका होता है ग्राम। किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू कितना हो गया, 1000 ग्राम। अच्छा, और मीटर, मीटर को कन्वर्ट करके लिखेंगे सेंटीमीटर। ये देखो ना, ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो एसआई में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। एसआई में मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो पता ही होगा ना आपको। तीसरी बात, सेकंड जो होता है, यहाँ पे सेकंड है, ये एसआई में भी सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो अब इसको हम ये एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में लिखेंगे। ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एसआई यूनिट, और ये क्या है, सीजीएस यूनिट। अच्छा, इसको दूसरे भाषा में न्यूटन कहते हैं, और इसी तरीके से इसको दूसरे नोटेशन में डाइन कहते हैं, डाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कैसे आया ये है। अब इसको हम कन्वर्ट करके भी देखेंगे अभी। देखिए कन्वर्ट कैसे करें, एस आई इक्वल टू सी जी एस। एस आई में 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सी जी एस में केजी की जगह पर 1000 ग्राम हो जाएगा,
मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर, केजी की जगह पर 1000 ग्राम, देखो ना, 1 केजी के प्लेस पर 1000 ग्राम, 1 मीटर के प्लेस पर 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेम रहेगा एज इट इज, सेकंड स्क्वायर एज इट इज। तो इसको क्या लिखें, 1 न्यूटन लिख सकते हैं, और इसको हमें डाइन लिखना है तो क्या लिखेंगे, इतने डाइन। तो रिलेशन क्या आ गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 ए पावर 5 डाइन। आप ये सब नोट कीजिए कन्वर्जन कैसे हुआ। आप ये सब नोट कीजिए जब तक मैं उधर का रख करता हूँ। आराम से नोट कीजिए। और दूसरा, आपको अगर जल्दी भी लगता होगा ना, तो आप वो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। राइट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टेक्निकली अब वैसे तो टाइप ऑफ फोर्स हमें ब्रॉडली और पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन इसका, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्स में ना एक मेन बात क्या समझनी चाहिए हमको, कि उसका एप्लीकेशन करते समय उसके कितने टाइप होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, forces are mainly of two types. On the basis of application, forces are mainly of two types. Number one, balanced forces, and number two, unbalanced forces. बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो उसमें हेडिंग एक नंबर डाल दीजिए, नंबर 1, बैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं F1, और एक यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं F2, और हमें ऐसा दिया गया है, इफ F1 इज इक्वल टू F2, तो बताइए स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने एक फोर्स इधर से लगाया F1, एक फोर्स उधर से लगाया F2, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि हमें दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू F2, बोथ फोर्सेज आर इक्वल। तो नेचुरली जब दोनों भी सेम है, दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो फिर बैलेंस फोर्सेस क्या हो गए, ये F1 और F2 बैलेंस फोर्सेस हो गए। मतलब बैलेंस फोर्सेस का क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनको, डेफिनेशन क्या हो सकती है, इफ टू और मोर forces are applying on an object in such a way that object is not changing its position, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, जैसा है वैसा है, जबकि हम 2 या 3 फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, और ज्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कहीं मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी फोर्सेस हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, दे आर बैलेंस्ड, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसल आउट कर रहे हैं,
इसलिए ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा दबेगा तो सही ऑब्जेक्ट, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, राइट। तो उसको मैं लिख देता हूं। इफ टू और मोर फोर्सेस are applied on an object such that object is not changing its position, then these forces are called as balanced forces. और एग्जांपल के लिए आप ये वाला ही डायग्राम सेम बना लीजिए, ऐसा ही। F1 इधर से लगाया, F2 इधर से लगाया, F1 इज इक्वल टू F2, ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, विल नॉट मूव, ऐसा कह सकते हैं। Hence F1 and F2 are balanced forces. ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी आपको समझ गया होगा कि जब मिनिमम टू फोर्स होने चाहिए। एक फोर्स लगाएंगे तो हम बैलेंस फोर्स नहीं डिस्क्राइब कर सकते, मिनिमम टू और मोर। कम से कम यहाँ पे टू फोर्सेस लगे हैं, ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन जब लगाएंगे ऐसे तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, तो फिर फोर्स लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे फोर्सेस हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की? इसी तरह से जैसे कि हमने टू और मोर फोर्सेस लगाए, एनी फोर्स लगा सकते हैं इसमें, ये एक वन फोर्स भी लगा सकते हैं, सिंगल फोर्स। तो हमने वन और टू और मोर फोर्स कुछ भी आपने लगाए, लेकिन उन फोर्स को लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट किधर तो भी मूव कर गया या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, देन दीज फोर्सेस और सिंगल फोर्स भी इवन इज और आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। तो मैं लिख देता हूं, if one, two or more forces are applied on an object such that object changes its position due to these forces, then these forces are called as unbalanced forces। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ गया क्या? हम वन और टू और मोर फोर्स लगाएं, इस प्रकार से लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है, तो फिर वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाएगी। अब ये देखो ना, एग्जांपल वन देखते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है टेबल पे,
और हमने एक फोर्स लगाया इधर से F1 और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही ना, क्योंकि F1 हम इधर लगा रहे और ऑब्जेक्ट ने मूव किया, मूव्स। देन F1 इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो, टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा है और हमने एक फोर्स इधर से लगाया F1, एक फोर्स इधर से लगाया F2 और ऑब्जेक्ट उसके बाद भी इधर मूव कर रहा है, मूव, मूव्स। हमने दो फोर्स लगाए, F1 इधर से और F2 उधर से, फिर भी ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मूव कर रहा है ना। सो F1 इज ग्रेटर देन F2, इसका मतलब यही हो गया, क्योंकि हमने इधर से F1 लगाया, उधर से F2 लगा, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट तो उधर ही जा रहा है ना, क्योंकि ये कम गिर गया, ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो लिखा है हमने F1 इज ग्रेटर देन F2, ऑब्जेक्ट मूव्स। तो फिर F1 F2 कैसे फोर्सेज हो गए? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो F1 and F2 unbalanced forces. राइट। मैं चेक करता हूँ कि आपको बोर्ड दिख रहा है क्या बराबर। ओके, आपको बोर्ड में यहाँ तक दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो एक और बात इसके बारे में हमने समझनी चाहिए क्या, कि सुन ये बताइए, अपने इस संसार में हम जितने भी काम करते हैं उसमें हम कैसे फोर्सेस लगाते हैं, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? सोच के बताइए, कौन से ज्यादा फोर्सेस को हम पढ़ना चाहेंगे, कौन से फोर्सेस हैं इस दुनिया में ज्यादा, कौन से हैं, बैलेंस या अनबैलेंस्ड? दोनों ही प्रकार के हैं, लेकिन अब मुझे सपोज जाना है, आगे मूव करना है मुझे, रोड पर वॉक करना है, तो मैं कैसा फोर्स लगाऊंगा, बैलेंस या अनबैलेंस? ऑब्वियसली अनबैलेंस, क्योंकि अगर मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो जैसे ही मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा और बैलेंस अगर हो गया तो मैं अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाऊंगा, यही खड़ा रहूंगा। फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, देखो फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट मूविंग, इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया वो उतना नहीं है, यानी वो बैलेंस हो रहा है किसी ना किसी फोर्स की वजह से। अब मैंने ज्यादा जोर लगाया तो फिर मैं मूव कर रहा हूँ, देखो इसका मतलब जो मैंने अब फोर्स लगाए जिसकी वजह से मैं मूव कर पा रहा हूँ, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। तो जहां भी हम मूवमेंट देखते हैं या जहां भी मूवमेंट हो रहा हो, अभी देखो ना फैन घूम रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, उसके ब्लेड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तभी तो मूव कर रहा है। बैलेंस होता तो वो मूव ही नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस हैं, और बदलता है तो अनबैलेंस फोर्सेस। मोस्ट ऑफ द टाइम we need to apply unbalanced forces to do some work। कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही वो काम हो पाएगा। देखो ना, हमारे माता जी ने कहा कि कोई सामान निकाला, उसको कहा कि ये इसको लेके दूसरे कमरे में रख दो। अब उसके ऊपर कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? अब उस ऑब्जेक्ट को उस जगह से तो आपको हटाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा और दूसरे रूम में ले जाना पड़ेगा, तो उसको मूव करवाने के लिए अनबैलेंस फोर्स ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने दो फोर्सेस लगाई, एक इधर से एक उधर से, और ऑब्जेक्ट कहीं जा ही नहीं रहा, और माता जी को बोल दिया, अपनी माँ को बोल दिया कि मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा। तो माँ कहेगी ना, बेटा अनबैलेंस फोर्स लगाओ। बैलेंस फोर्स लगा के काम नहीं चलेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाओ। अब माँ टेक्निकल होगी तो आप बोलेगी, तो आप बहाना भी कर सकते हो काम नहीं करने का, कि मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा किधर भी। तो नॉर्मली यू हैव टू अप्लाई मैक्सिमम टाइम अनबैलेंस फोर्सेस, तभी कुछ काम हो पाते हैं। राइट। तो हम देखेंगे
इसके अलावा अब ये फोर्सेस की एक जनरल आइडिया तो आपको मिल ही गया। अब हम बहुत सारे इफेक्ट देखते हैं अपनी लाइफ में फोर्सेस की वजह से होने वाले। तो हम कौन कौन से वो इफेक्ट हो सकते हैं उनको एक हेडिंग में पढ़ते हैं, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, द हेडिंग इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, देखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, हमने उसको फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो दिख गया। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये किस वजह से मूव कर रहा है, बाकी कुछ और फैक्टर्स होंगे मे बी, लेकिन वन मेन फैक्टर इज इफ फोर्स इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, और दैट फोर्स विल बी अनबैलेंस फोर्स, राइट। तो लिख सकते हैं नंबर वन इफेक्ट, फोर्स कैन मूव a stationary object। एग्जाम्पल इसका, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। देखो आप सुबह अगर अपने स्कूल जाना चाहते हो, साइकिल से जाना चाहते हो, तो साइकिल शुरुआत में घर में क्या मूव कर रही है कि साइकिल, आपने जैसे ही स्कूल जाने के लिए साइकिल को ले जाने के लिए सोचा तो साइकिल पहले रेस्ट में है कि नहीं, आप उसके ऊपर बैठ गए उसकी गद्दी पर, फिर आपने पेडल जब मारेंगे देन ओनली इट विल मूव ना। तो आपने ये इफेक्ट देख लिया, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। साइकिल पहले आपके घर में सिर्फ खड़ी हुई थी, उस आपने उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर पैडल लगा के अनबैलेंस फोर्स लगाया और साइकिल चल पड़ी, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग एन अनबैलेंस फोर्स, तो इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। When we apply force on pedals of a bicycle, it moves। तो ये हो गया फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या देख सकते हैं अपन, दूसरा इफेक्ट क्या है, नंबर टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो उसे हम फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेलते होगे तो किसी बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो बॉल ग्राउंड पे लुढ़कती आती है, बाउंड्री की तरफ जा रही है, आप आए भागते हुए और आपने फोर्स लगा के बॉल को स्टॉप कर दिया, मतलब यू कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाना पड़ेगा सिर्फ, राइट। तो क्या, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और आप ऐसे कई बार अपने शरारतें करते हैं अपने स्कूल वगैरह में भी, बच्चे कोई आपका फ्रेंड साइकिल चलाने की कोशिश करता है, आप पीछे से पकड़ लेते हो उसको, साइकिल को पीछे की तरफ खींचते हो, वो मूव कर रहा था लेकिन आपने साइकिल पकड़ के खींच लिया तो वो रुक गया। तो मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बाइसिकल को आपने स्टॉप कर दिया फोर्स लगा के, तो दिस इज दैट प्रॉपर्टी, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टॉप ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड। तीसरा इसका इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, देखो बॉलर आया उसने बॉल फेंका सीधा आपके लिए, लेकिन आपने बैट से उसको क्या किया, कट मार दिया, तो बॉल पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन कट मारने से उधर गया। स्लिप्स में आप जो लोग क्रिकेट जानते होंगे वो जानते हैं कि बॉलर बॉल फेंकता है और आपने कट लगा दिया तो स्लिप एरिया से बॉल बाउंड्री पर जा सकती है। तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। जो फोर्स लगाया, बॉल आ रही थी तेजी से, बॉलर ने फोर्स लगाया था, आपने सिर्फ उसको कट कर दिया, उसको डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वो सीधा विकेट में जाने के बजाय बाउंड्री की तरफ चली गई, राइट। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? यू कैन कट द यू कैन अप्लाई ए कट। देखिए ये कट जो है ना, वो बैट से जो आप कट करते हो बॉल को, वो है कट। मतलब ये नहीं कि बॉल को आपने चाकू से दो पीस में काट दिया, वैसा नहीं है। हाँ, जो लोग क्रिकेट नहीं जानते वो गलत ना समझे। यू कैन अप्लाई ए कट ऑन द बॉल थ्रू स्लिप एरिया। स्लिप एरिया, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, यानी थर्ड इफेक्ट था फोर्स का। फोर्स इफेक्ट में थर्ड पॉइंट ये था, यू कैन यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसका? फोर्थ पॉइंट, आपने कोई स्प्रिंग लिया, या कोई आपने कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट या रबर लिया, कोई आपने बलून लिया। बलून बहुत छोटा सा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपने उसको फोर्स लगाया, उसमें एयर को ब्लो किया उसके अंदर, तो बलून बड़ा हो जाता है। यानी यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। रबर बैंड लिया आपने, पहले रबर बैंड छोटी होती है, उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया। व्हाट यू हैव डन इज यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो force can change the shape of the object। एग्जाम्पल क्या? we can fill the air in balloon by applying force so that you can change the shape of the balloon। बलून का शेप आपने एयर को फिल करके, फोर्स लगा के उसके अंदर एयर को फिल करने के लिए शेप चेंज कर दिया। राइट। फिफ्थ पॉइंट और हो सकता है, force can change the size of the object। force can change the size of the object। इसके लिए तो यहीं पे एग्जांपल मिल जाएगा आपको। देखिए ये मार्कर पेन है, इसका साइज ये है साइज। मैंने फोर्स लगाया, दो भागों में डिवाइड हो गया, ये कैप अलग ये अलग, तो साइज पहले साइज इसका टोटल इतना था, अभी साइज छोटा हो गया। कोई स्टिक है आपने लाए, उसको दो भागों में, स्केल अक्सर आपने देखा होगा, आप तो स्केल यूज करते हो, कभी कभी कहीं पे अटक गया या दूसरे बच्चे से खींचातानी में उसको अगर फोर्स लग गया, ब्रेक हो गया दो पार्ट में, तो फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ए वुडन स्टिक into two pieces। 2-3 भी हो सकते हैं, बट मोर देन 2 पीसेस में तो आपने स्टिक को ब्रेक कर दिया। दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपने आज ये सब जान लिया, फोर्स की बेसिक जानकारी ले ली, फोर्स का यूनिट देख लिया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देख लिए, और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देख लिए। इसको ठीक से आप घर में रिवाइज कीजिए, और आगे के लेक्चर्स में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।